हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बैंकर्स। आई नो ये सेशन थोड़ा सा लेट है, बहुत सारे लोग इस पे वीडियो बना चुके हैं। बट मैं ये वीडियो लेट बना रहा हूँ क्योंकि मुझे एनालाइज करना था चीज़ों को। बच्चों के साथ एग्जैक्टली दिक्कत है क्या, बहुत सारे वीडियोस देख के मैंने कमेंट्स पढ़े, उसके स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। इन लोगों ने क्या क्या दिक्कतें फेस करी हैं, जो कि इतनी गंदी दिक्कतें हैं। हम इवन 850 रुपये पे कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो एटलीस्ट आई थिंक 50 रुपीज़ के लिए भी वर्थ इट नहीं है वो फैसिलिटीज जो हमें मिली हैं, मुझे ऐसा लगता है। या बच्चों का जो कहना है, जो आप देखेंगे अभी मैं स्क्रीनशॉट उसमें आप वीडियो में डालूंगा, आप देखिएगा क्या बोल रहे हैं बच्चे। तो थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। आईबीपीएस आरआरबी पीओ का एग्जाम हुआ 2024। शिफ्ट थी 3 और 4 अगस्त को हुआ था। और हमें पता है ये रीजनिंग में 25 मिनट दिए गए हैं, अब क्वांट में 20 मिनट्स कर दिए गए हैं इसी साल से। अभी हम डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं। अभी ये जो 3 अगस्त का, मेरे को इतना नहीं पता क्योंकि मेरा 4 अगस्त को एग्जाम था। और मैंने बहुत सारे वीडियो एनालिसिस देखे, कैसा रहा पेपर कैसा नहीं रहा। तो उसके हिसाब से मैं केवल 4 अगस्त की ही शिफ्ट्स का बता सकता हूँ। फर्स्ट शिफ्ट जो थी वो नॉर्मल थी, थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट थी, बहुत डिफिकल्टी लेवल बहुत हार्ड नहीं था, मॉडरेट बोल सकते। सेकंड शिफ्ट में मेरा खुद का एग्जाम था, पेपर इजी था, रीजनिंग मॉडरेट बोल सकते हो। रीजनिंग मॉडरेट था, क्वांट क्लैरिकल लेवल था। क्वांट का लेवल बिल्कुल क्लैरिकल था, बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता मैं इस बात से। लेकिन दिक्कतें क्या हुई हमारे लिए, इतना इजी एग्जाम दिया है फिर भी हमें खुद पे सेल्फ डाउट हो रहा है। रीजन क्या है इसका? इवन मेरे को नहीं, इवन बहुत बच्चों को हो रहा है। उनको ये तक फील हो रहा है क्या वो बैंकिंग एग्जाम के लिए बने भी हैं, क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आईबीपीएस से बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज इन चीजों को ध्यान में दे। दिक्कतें क्या आ रही हैं? थर्ड शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट बहुत था, सुना गया ऐसा कि डिफिकल्ट था पेपर, क्वांट काफी हार्ड था उसमें। और क्योंकि बच्चों के जो स्कोर है क्वांट के सेक्शन में वो ड्रेस्टिकली डिक्रीज हो गया है एज कम्पेयर टू सेकंड शिफ्ट। प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस हुई हैं ड्यूरिंग एग्जाम, जो कि मुझे पर्सनली फेस करनी पड़ी और भी बच्चों ने फेस करी हैं, केवल मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मेरे खुद के सेंटर पे मेरे पास जो सीट्स पड़ी थी उस पर भी बच्चों को दिक्कतें फेस करनी पड़ी। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी, सिस्टम बहुत लैग करता है इनका। मैंने पिछली बार भी एग्जाम दिया था, इस बार भी मैंने एग्जाम किया। कोई ये जो लास्ट में रिव्यूज लेते हैं ना एग्जाम के बाद, आपको कोई क्या 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 फैसिलिटीज को कितने स्टार दोगे, 1 से 4 तक की रेटिंग होती है। इसके ऊपर मुझे नहीं लगता है आईबीपीएस बिल्कुल भी काम कर रहा है। क्योंकि कितने सालों से एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, कोई 1 साल या 2 साल तो हुआ नहीं है। क्या फ्रीक्वेंट बच्चों को जो दिक्कतें फेस होती होंगी उसके हिसाब से बच्चा 100% बच्चा रिव्यू डालता होगा कि किस चीज में उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिला है ना। लेकिन आईबीपीएस इस पे बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मैंने पिछली बार भी हर चीज में मैंने आई थिंक 111 की रेटिंग डाली थी। बस मैंने एक चीज में डाली थी 4 की रेटिंग, कि मेरे को एग्जाम सेंटर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हो, जो कि मेरा जेन्युइन था। सारे जेन्युइन थे मेरे, इवन सारे बच्चे के जेन्युइन होते होंगे इसके रिगार्डिंग। क्या आईबीपीएस इसको लेके काम कर रहा है? क्या सिस्टम लैग अभी तक ठीक हुआ है? आप प्लीज फॉर्मेट में करिएगा आपके साथ क्या दिक्कत थी। मेरे साथ सिस्टम लैग की बहुत दिक्कत थी, पिछली बार भी थी। और इवन आईबीपीएस आरआरबी पीओ में नहीं, मेरे साथ आईबीपीएस क्लर्क में भी दिक्कत थी और आईबीपीएस पीओ में भी सेम दिक्कत थी। उन लोगों ने सिस्टम के रिगार्डिंग कोई काम नहीं किया है अभी तक टिल डेट। सेकंड चीज थी, माउस काम नहीं करते हैं, बिल्कुल प्रॉपर वे में काम नहीं करते माउस। 2 to 3 टाइम्स क्लिक करना पड़ता है हमें, तब जाके क्लिक होता है। अब मुझे नहीं पता ये माउस की दिक्कत है, ऑब्वियसली सिस्टम की दिक्कत होगी। जब सिस्टम लैगी है तो बार बार क्लिक करने के बाद भी क्लिक नहीं होता, जिसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। उस जितनी देर में हम एक ऑप्शन क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, उतनी देर में हम आई थिंक 2 लाइन्स पढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेकिन नहीं, हमारी मजबूरी है, वो जब तक हम क्लिक नहीं करेंगे आगे बढ़ेगा नहीं, सेवन नेक्स्ट नहीं करेंगे, तब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे अब अपने उससे कि हमें आगे बढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना। नेक्स्ट था, जब मैंने 2 से 3 बार क्लिक करा, ये मैंने खुद ये फील करी है प्रॉब्लम। मैं खुद विटनेस हूँ उस चीज का। जैसे हम जब मॉक लगाते हैं, जैसे हम किसी भी चीज का मॉक लगाते हैं, तो आपने देखा होगा कभी 2-3 बार ज्यादा क्लिक हो जाता है तो पूरी स्क्रीन कॉपी होने लगती है। कॉपी जैसे करते हैं ना तो पूरा ब्लू इंटरफेस आ जाता है ना, जब जब कॉपी करते हैं पूरा फॉन्ट ब्लू हो जाता है पूरा पेज, उस तरीके का। लेकिन यहाँ क्या हुआ, वो ब्लू या ब्लैक तो छोड़िए, वो पूरा व्हाइट हो गया। मतलब स्क्रीन ना के बराबर विजिबल थी। मुझे बस इतना पता चल रहा था कि हाँ ये रीजनिंग में इस ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने एटलीस्ट 5 to 8 क्वेश्चंस उस वाइट इंटरफेस में अटेम्प्ट करे हैं, जबकि इवन आफ्टर क्लिकिंग मोर देन 2 to 3 टाइम्स वो जा ही नहीं रही थी वाइट स्क्रीन। वो जो कॉपी की तरह स्क्रीन हो जाती है ना, उसमें व्हाइट कलर से पूरा हो गया था। मेरे को प्रॉपर क्वेश्चन विजिबल नहीं था। मैंने 5 to 8 क्वेश्चन उसी वाइट स्क्रीन में करे हैं। आपके साथ क्या ये दिक्कत हुई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे साथ ये बहुत ज्यादा, और इसके बाद जब ये मेरे साथ हुआ ना तो मेरा बिल्कुल मोरल बिल्कुल डाउन हो गया था। ये रीजनिंग में मेरे साथ हुआ था, मेरे पास 10 मिनट्स थे तब, 15 मिनट का मेरा एग्जाम हो चुका था। मल्टीपल क्लिक की प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। इवन
एक दिक्कत, एक कमेंट मैंने ऐसा भी पढ़ा था बच्चे का, उसमें उसने बोला था कि मेरा माउस जो था उसके बटन बाहर आ रहे थे, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। मैंने वहाँ की अथॉरिटीज को बोला है कि मेरा माउस काम नहीं कर रहा, इसके बटन बाहर आ रहे हैं। तो अथॉरिटीज का क्या कहना है, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। बोलते हैं इसी सिस्टम पे अभी 2 से 3 शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं, उन्होंने भी एग्जाम दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप एग्जाम इसी से करो। मतलब उन्होंने बच्चे के कहने पर भी सिस्टम का माउस चेंज नहीं किया। कैन यू जस्ट इमेजिन कितना हार्ट ब्रेकिंग है ये एक एस्पिरेंट के लिए, एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए। उसका आधे से ज्यादा मोरल तो वहीं डाउन हो जाता है जब बच्चा एग्जाम सेंटर में कदम रखता है। उस टाइम से लेके उसके साथ जितनी चीजें हो रही हैं, इवन स्टाफ का बिहेवियर भी उसको अफेक्ट करता है उसके एग्जाम को। तो ये सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं हम लोगों को। तो बहुत एक सीरियस एस्पिरेंट, क्या मैं बोलूँ, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए भी बहुत हार्ट ब्रेकिंग हो जाता है। वो सारी चीजें एक सीरीज में होती हैं, एक के बाद सारी चीजें बच्चे के अंदर बैठ जाती हैं जब तक वो एग्जाम की सीट पे जाके बैठता है। अभी बहुत सारी दिक्कतें हैं, मैंने कुछ ही दिक्कतें यहाँ लिखी हैं, ये जो बड़ी बड़ी मेन दिक्कतें हैं जिसका हमें रेजोल्यूशन चाहिए ही चाहिए, जो हमें चाहते हैं कि वो रिड्रेस करें इन चीजों को, वही लिखी हुई है मैंने। अगर मैंने और लिस्ट बनाई ना तो आई 2 से 3 पेज भर जाएंगे, इतनी सारी दिक्कतें होती हैं जो हमें इसको फेस करनी पड़ती हैं। मुझे ऐसा लगता है आईबीपीएस सोचने लगा है कि ये एक जोक है हमारे लिए। हम 6 से 7 महीने अपने स्टडी को देते हैं और वो 45 मिनट ही हमारे पूरे के पूरे उस एक साल का एक कंक्लूजन होता है कि क्या हम आगे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। लेकिन आई थिंक ये जोक सा हो गया ये। फीस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अनरिजर्व कैटेगरी जिसे जनरल भी बोलते हैं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए हमारी सो कॉल्ड आईबीपीएस ने 850 रुपीज रखे हैं। 850 रुपीज, जो कि उनके लिए आई थिंक बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होगा, बट हमारे लिए है। लेकिन हमारी SC ST PWD और PH दोनों सेम ही है। फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी और SC ST कैटेगरी के लिए 175 रुपीज रखे गए हैं। वाओ, कितना बड़ा मार्जिन है ये। रीजन, क्योंकि वो SC ST कैटेगरी है। क्यों? क्या वो बहुत ज्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं या हम बहुत ज्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं? हमारे जो मदर फादर हैं वो अंबानी अडानी के इक्वल उनकी वर्थ है क्या? क्या हम मिडिल क्लास से नहीं आते हैं? क्या हम पॉवर्टी लेवल में नहीं आते हैं? ईडब्ल्यूएस को क्या क्या आरक्षण मिला? क्या आरक्षण मिला? बेचारे वो भी ईडब्ल्यूएस या 850 का ही फॉर्म भर रहे हैं। ये इनइक्वालिटी क्यों है? ऐसा क्यों है? हमें 850 और 175 में कितना बड़ा गैप है। चलिए, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। 850 ले रहे हो तो एटलीस्ट हमारा सिस्टम तो एक अच्छा दो, हमें फैसिलिटीज तो अच्छी दो। फैसिलिटीज के नाम पे तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। वो चीजें केवल एक एस्पिरेंट ही जान सकता है, जो चीजें उसे एग्जाम सेंटर पे जाके फेस करनी पड़ रही हैं। इतनी एक्सपेक्टेशन होती है पेरेंट्स को। बच्चे हमारे 6 महीने, मैं खुद मैं कोई इस टाइम किसी डिग्री में मैंने एडमिशन नहीं लिया हुआ है। मैं 6 से 7 महीने से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरे मदर फादर ने बोला कि तुम पूरा फोकस इसी पे रखो, लेकिन मुझे पता है ना, मैं 6 7 महीने प्रिपरेशन करने के बाद मेरा फर्स्ट एग्जाम होता है, और मेरे फर्स्ट एग्जाम में ये सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, जिससे मेरे अटेम्प्ट ही बहुत ज्यादा नहीं हो पाते। इवन इतने भी नहीं हो पाते जो मैं ये सोचूं कि मेरा निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। मुझे पता ही नहीं निकलेगा। मेरे टोटल 40 अटेम्प्ट हुए। रीजन, मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा था ठीक से, पूरी वाइट स्क्रीन हो गई, मुझे क्वेश्चन विजिबल नहीं थे प्रॉपर। मुझे एक क्वेश्चन करने में 5 मिनट लग गए, 10 मिनट बचे थे मेरे पास लास्ट में। और क्वेश्चन क्या था? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। क्या 5 मिनट लगने हैं? इस वो क्वेश्चन इस लायक था कि उसमें 5 मिनट लगते? हार्डली 2 से 3 मिनट में वो मैं बना के निकल जाता। तो इन सारी दिक्कतों के बाद अल्टीमेटली होता क्या है हमारे साथ? क्या होता है, हम सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। हम उस क्वेश्चन पेपर के जब हम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं उसी टाइम सेल्फ डाउट ही आ जाता है कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, कोई क्वेश्चन ही नहीं बन रहा। मोरल वहीं डाउन हो जाता है बच्चे का। 2 से 3 बार एक क्वेश्चन बच्चे ने बनाया, क्योंकि क्वेश्चन गलत है, वो बन ही नहीं रहा। इस बार रीजनिंग के मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूं, 4 अगस्त को जो हुआ था, उसमें मिसलेनियस में था क्या? सीधा सिलॉक्स था। सिलॉक्स के जस्ट बाद बच्चा कहाँ स्विच करेगा? ब्लड रिलेशन के बाद और डायरेक्शन डिस्टेंस। ब्लड रिलेशन पे जैसे स्विच करा मैंने, उन 3 मिनट में मैंने वो 5 क्वेश्चन बनाए थे, अराउंड 2.5 से 3 मिनट में। उसके बाद मैं ब्लड रिलेशन पे स्विच करा, मेरे 2 से 3 मिनट वहीं चले गए। रीजन, क्योंकि क्वेश्चन गलत था। वहीं ही इवन वो तो छोड़ो कि मैं पजल में अटका या कहाँ अटका, वो तो एक अलग बात रहेगी। मिसलेनियस, इवन 3 मिनट के बाद ही बच्चा अटक गया, क्योंकि क्वेश्चन गलत था। इस वजह से उसका सारा का सारा मोरल वहीं डाउन हो गया, बेचारा इसी डाउट में आ गया अब मैं क्या करूंगा। आधे से ज्यादा पेपर तो उसका ऐसे ही खराब हो गया, जस्ट बिकॉज की क्वेश्चन गलत थे। अल्टीमेटली बच्चा सेल्फ डाउट में ही चला जाता है उसी मोमेंट पे, उसकी परफॉर्मेंस ही खराब हो जाती है। तो आईबीपीएस, मुझे नहीं पता इसके बारे में क्या करेगा क्या नहीं करेगा, आगे क्या होगा। आईबीपीएस क्लर्क भी शेड्यूल्ड है, चेंज करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी अपना पेपर चेंज करेगा। जैसा है वैसे ही कंडक्ट कराएगा, चाहे गलती हो चाहे ना हो। होप सो, फिंगर क्रॉस्ड की कोई गलती ना हो इस बार। नेक्स्ट मेरा एक हमारा इवन मैं एक एज अ रिप्रेजेंटेटिव
बात कर रहा हूँ सभी एस्पिरेंट की, सभी बैंकिंग एस्पिरेंट के से की तरफ से, कि कट ऑफ का इतना डिफरेंस रहता है। वही रिजर्वेशन, सो कॉल्ड रिजर्वेशन हमारा बिहार की बात करता हूँ मैं 2023 की प्री एग्जामिनेशन की, ये ओबीसी और जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है, ये एससी एसटी की कट ऑफ है। 45 कट ऑफ गई थी 2023 में, और एससी एसटी कैटेगरी गई थी 37.50। ये 7.5 मार्क्स का डिफरेंस क्यों? क्या जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी वालों को बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हैं पढ़ाई के लिए? क्या वो बहुत ज्यादा पॉश एरिया में रह रहे हैं कि उनको वर्ल्ड की बेस्ट फैसिलिटीज मिल रही हैं पढ़ने के लिए स्कूल, इसलिए उनको ज्यादा कट ऑफ क्रॉस करनी पड़ेगी? एससी एसटी वालों को कम करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख गया कि उनको रिजर्वेशन मिलेगा, तो भाई रिजर्वेशन के चलते ये सब हो रहा है। ये कितना ज्यादा इनइक्वालिटी है स्टडी के केस में, जब पढ़ाई की बात आती है, जॉब की बात आती है। तो ये रहा हमारी प्री बिहार का, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, आप पीछे की कट ऑफ उठा के देखिएगा प्रीवियस ईयर की, कितनी ज्यादा गैप आता है हमारे एससी एसटी और जनरल ओबीसी के लिए। जब यूपी की मेंस की बात करते हैं 2023 की, एससी की कट ऑफ गई थी 57.31, एसटी 46.94, ओबीसी 68.63, ईडब्ल्यूएस 73.25। इसके बारे में भी मैं बात करूंगा आपसे। जनरल कैटेगरी की 73.23% टू कट ऑफ गई थी। तो आप देखोगे कितना बड़ा एक एससी एसटी और जनरल और ईडब्ल्यूएस में कितना बड़ा गैप है। ये 46.94, 57.31, ये 46.94 कट ऑफ है ना, ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि मैं हार्डली 3 महीने पढ़ के ये एग्जाम क्रैक कर दूंगा, अगर सारी फैसिलिटीज प्रॉपर हुई होंगे। मुझे इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हम क्यों ये 73% क्यों, 73.23 पर कट ऑफ लाने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं? हम 6-6, 7-7 महीने, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, इतना ज्यादा मार्जिन। और मुझे तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को देख के तो मुझे ऐसा लगता है, अगर प्री की स्पेशली बात करें, कि ये तो केवल एक उनका कार्ड खेल रहे हैं वो हमारे साथ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कुछ रिजर्वेशन के नाम पे मिल ही क्या रहा है? केवल 2-3, ये 2.5 है, ये 2.3 है, 0.23। कितना 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 बड़ा डिफरेंस है इनको, इनके रिजर्वेशन और जनरल कैटेगरी को लेके। 850 फीस भी नहीं देनी पड़ रही है। एटलीस्ट अगर ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने दिया है, तो एटलीस्ट इन्हें भी 175 की कैटेगरी में ही डाल देते, जनरल वालों को नहीं डाला तो भी बहुत बढ़िया रहता ना। एटलीस्ट एटलीस्ट इनको तो कुछ फायदा मिलता है। जनरल कैटेगरी तो बेचारी है ही, वो तो हमारे लिए तो एक कर्स है ये कि हम जनरल कैटेगरी में पैदा हुए। शायद हमें नहीं होना चाहिए था, एक कर्स बन गया है जनरल कैटेगरी हमारे लिए। कि अगर जनरल कैटेगरी है तो सरकारी नौकरी का सपना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें लाखों लाखों एस्पिरेंट से बीट करना एक अलग चीज है। पहले तो हमें इस ये जो कट ऑफ का जो पूरा खेल है, इसी के ट्रैप में हम फंस जाते हैं ना आज जाके। तो अभी एक और इंस्टेंस लेते हैं, यूपी की प्री की बात करते हैं 2022 की। एससी एसटी की कट ऑफ 47.75 गई थी, जनरल की 62.75 गई थी, ईडब्ल्यूएस की भी लिखी हुई है, ओबीसी की भी लिखी हुई है। ये देखिए यहाँ पे इस सो कॉल्ड ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिला हुआ है 62.75, जनरल की भी 62.75। ये जरूरत क्या है ईडब्ल्यूएस नाम देने का? सीधा जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दो ना उन बेचारों को। अभी ये एक एग्जाम्पल नहीं है, अभी और भी एग्जाम्पल्स हैं। अभी यूपी के मेंस की बात करते हैं 2022 के। जनरल कैटेगरी 81.94, ओबीसी 96.31, ईडब्ल्यूएस 96.31, एससी कैटेगरी 62.44। यहाँ पे भी आप गैप देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस की इस बार और ओबीसी की इस बार जनरल से भी ज्यादा चली गई है कट ऑफ। ऑब्वियसली थोड़ा सा रहा होगा, कैंडिडेट्स के ऊपर वेरी करेगा, ये साल साल के साल वेरी करेगा थोड़ा बहुत। लेकिन आप एससी की आप देखें, यहाँ पे एससी एसटी कैटेगरी को जरा मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ बेसिकली ज्यादा, 62.44। आप जरा ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और इसको ओबीसी से एक बार कंपेयर करेंगे, कितना अंतर है? ये अराउंड 30 का अंतर है, 30 से ज्यादा का। ये कहाँ तक जस्टिफाई करता है एस्पिरेंट्स के लिए? तो बेसिकली अब हमारी डिमांड्स क्या क्या हैं? हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर फीस कम नहीं कर रहे तो एटलीस्ट ये काम कर दें हमारे लिए, जिससे हमारे लिए बेनिफिशियल हो। सारे जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनको फ्रीक्वेंट हार्ट ब्रेक्स ना मिले आईबीपीएस की तरफ से, तो प्लीज ये कर दें प्लीज हमारे लिए। एक तो प्रॉपर फंक्शनिंग हो सारे के सारे सिस्टम्स की, कोई लैग ना हो किसी तरीके का, कोई जैसे स्क्रीन बंद होना है, स्क्रीन का पूरा वाइट हो जाना, प्रॉपर विजिबल ना होना, वो चीजें खत्म कर दीजिए प्लीज। ऑब्जर्वेशन ऑफ फैसिलिटीज का एक किस्सा मैं बताता हूँ आपको, जो मेरे सेंटर पे हुआ था, मेरी लैब में। मेरी लैब नंबर 8 थी, मैं बरेली से बिलोंग करता हूँ। जब मैं वहां गया तो सब कुछ ठीक चल रहा था, हम लैब देख के पहुंचे। जब हम अपनी लैब के बाहर खड़े थे तो वहां पे चेकिंग होती है ना, नंबर चेक करते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, फिर अंदर बिठाते हैं। तो उनका सिस्टम ही काम नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे अभी ऊपर वहां से ही नहीं चल रहा है, लैब नंबर 10 उनकी कोई मेन लैब थी, वहां से ही नहीं चल रहे हैं, वो आया ही नहीं है, सर्वर ही डाउन चल रहा है, ये चल रहा है। और एग्जाम कंडक्ट होने में केवल 11 मिनट बाकी थे। कैन यू जस्ट इमेजिन इतना बड़ा ये ड्रॉबैक चल रहा है हमारे लिए।
ऑनलाइन एग्जाम्स क्यों कराए जाते हैं? ट्रांसपेरेंसी तो रह ही रहे, ट्रांसपेरेंसी तो है 100% IBPS के जो प्रोसीजर्स हैं, लेकिन एक फ्लुएंटली चीज़ें हो जाए एटलीस्ट, इसीलिए शायद कराते हैं। ट्रांसपेरेंसी तो रही है, तो एक है ही मेजर रीज़न, चीज़ें समय पे हो जाएँ, इसीलिए तो कराते हैं। बट ये क्या, वहाँ तो सर्वर ही डाउन चल रहे हैं। उस 11 मिनट के अंदर जल्दी उन लोगों ने वो किया, सिस्टम चालू नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी बच्चों को अपने आप से देखकर अंदर बैठाना शुरू करा, फिर उनके पेपर्स ले जाके फिर वहाँ सिस्टम पे डाले और फ़ोटो क्लिक करके वहाँ बैठाया गया। चलिए वो भी हम ब्रश असाइड करते हैं चीज़ों को, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर्वर की दिक्कत है, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट से होता है, हो सकता है ऐसा ग्लिच, कोई दिक्कत नहीं। अगर होता तो सब बच्चों का ही लेट होता पेपर, किसी के स्पेसिफिक पर्सन का लेट नहीं होता पेपर। बट दिक्कत कहाँ आती है, प्रॉपर फंक्शन तो करे ना सिस्टम। दूसरी चीज़ एक डिमांड है, प्लीज़ अगर ऐसा हो सके तो आप लोग भी सपोर्ट करिए इस वीडियो को और ये बात IBPS तक पहुँच जाए। हमने कोई क्वेश्चन करा, मान लीजिए किसी ने एक फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, उसको लगता है कि उसका निकल जाएगा, बट क्या होता है जब रिजल्ट आता है नॉर्मलाइजेशन तो को अगर हटा दें हम, तो उसको एटलीस्ट पता तो चले उसने गलत क्या किया था, जिससे वो दोबारा वो गलती रिपीट ना करे। एटलीस्ट हम मॉक देते हैं वो तो हमें पता चल जाता है, क्यों? क्योंकि हम एनालाइज कर पाते हैं ना। जो हम रियल एग्जाम देने जा रहे हैं उसके उसके एनालिसिस का क्या, SSC है, रेलवे है, बाकी और जो कंडक्टिंग बॉडीज हैं वो एग्जाम कराती हैं, वो आंसर कीज देती है ना, क्वेश्चन पेपर पुराना आता है ना, सर्कुलेट होता है ना 2 से 3 दिन के अंदर, आंसर कीज आती हैं ऑफिशियल। लेकिन हमारे IBPS के बैंक एग्जाम्स की कोई आंसर की ही नहीं है, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं है, हम केवल मेमोरी बेस्ड पे जी रहे हैं। क्या आपको लोगों को भी ये लगता है कि ऐसा होना चाहिए? क्योंकि मैंने जब एग्जाम दिया था, मेरा जब फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मुझे तो लग रहा था ना कि मैंने तो सब सही सही किया है। ऑब्वियसली जो बच्चा देके जाता है उसे तो यही लगता है कि मैंने सारी 100% एक्यूरेसी से किया है, अगर होगा तो कुछ एक ही गलत होगा, लेकिन रिजल्ट उसका कुछ और आता है। नंबर काफ़ी कम होते हैं, उसमें नॉर्मलाइजेशन भी इंक्लूडेड होता है शिफ्ट वाइज। और हाँ, ऑब्वियसली जब नंबर गलत होंगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग है, नंबर भी कटेंगे। तो पता कैसे चलेगा कि गलत क्या है सर? प्लीज़ इसको भी एक लेना चाहिए अपने कंसिडरेशन में, जिससे हम सेल्फ एनालिसिस कर पाएँ, सेल्फ डाउट में ना रहें। सेल्फ एनालिसिस कर पाएँ, सेल्फ डाउट में ना रहें। मैं अगेन इसको एम्फसाइज़ कर रहा हूँ। इसको चलिए साइड कर दें सारी चीज़ों को, जो भी दिक्कतें चल रही हैं IBPS से रिलेटेड, हम एस्पिरेंट्स को झेलनी पड़ रही हैं, उसको हटा दें। अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, हम उस पे कंसंट्रेशन करते हैं। जो होना था, जिसका जैसा पेपर होना था वैसा हो गया, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट मूव होना चाहिए हमारा कि मोटिवेटेड रहें चीज़ों को लेके, डिप्रेस्ड ना होना है, नहीं होना है हमको। भी बहुत सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं, हो सकता है गॉड के पास आपके लिए कोई बेटर प्लान हो उस चीज़ से रिलेटेड। IBPS क्लर्क लगा है, IBPS PO है हमारे पास, अभी SPI क्लर्क, SBI PO भी शेड्यूल्ड हो गया आगे चल के। तो ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम खराब हो गया तो जिंदगी वहीं खत्म हो गई। हाँ, मोरल थोड़ा सा डाउन होता है, बट यही तो लाइफ है ना हमारी, दुख के बाद ही तो सुख आएगा। तो ड्रॉबैक्स के बाद ही तो एक बार सक्सेस मिलेगी ना हमें। तो सेटबैक्स को प्लीज वहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि उस पे अगर ही रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में। मूव ऑन करना बहुत जरूरी है। और फिर एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, रीस्टार्ट, #रीस्टार्ट। तो ये तो हमें जिंदगी में हर मोड़ पर हमें काम आता है, रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट करिए अपनी जर्नी को। और ऑल द बेस्ट है आप सभी को, आप सभी के एग्जाम आगे के बहुत अच्छे हों। इस बार आप सिलेक्शन ले लें और ये 2024 हम सबके परिश्रम का सबसे एंड हो जाए, यहाँ पे हमारे परिश्रम का बिल्कुल लास्ट ईयर हो ये हमारे हम सबके। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।